अस्सलाम वालेकुम। हम अपने अकाउंट्स की जो ओ लेवल्स की सीरीज़ थी उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं और अब एक नया सवाल आपके सामने आया है। इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हम बढ़ाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के हवाले से इसको पूरा करेंगे और फिर हम आगे चैप्टर वाइज चलेंगे इंशाल्लाह। तो पहले ये कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा एक लेवल और हम आगे चले जाएँ। जो मेरा इरादा ये था कि आपको पहले अकाउंट्स का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ, फिर हम चैप्टर वाइज जो है वो अकाउंटिंग को रिजॉल्व कर रहे होंगे। सो सवाल है जी, इसकी हम जल्दी जल्दी से एंट्रीज करते हैं फटाफट। असलम इन्वेस्टेड 290,000 नहीं 2,900,000 इन बैंक एंड 5 मिलियन इन इक्विपमेंट। ज़रा जो बच्चे मेरे पास बैठे हुए हैं वो अपनी जनरल की एंट्रीज मैच करते जाइए कि क्या आपकी एंट्रीज सही हैं। बैंक में कितने आए थे? बैंक में कितने आए थे? 2,900,000। और इक्विपमेंट में कितने आए थे? 5 मिलियन। और असलम ओनर इक्विटी कितनी बनी? 7,900,000। ठीक है, फिर आपको पता है कि ये हम डायरेक्ट टी अकाउंट्स ही बना सकते हैं। इससे डायरेक्ट टी अकाउंट्स ही बना सकते हैं। जनरल बनाना, जब आप सवाल सॉल्व कर रहे होते हैं तो अगर रिक्वायर्ड नहीं है सवाल में जनरल बनाना तो आप डायरेक्ट टी अकाउंट्स बना सकते हैं जी। नेक्स्ट 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 था हमारा, नेक्स्ट है जी हमारा बिजनेस परचेज रॉ मटेरियल फॉर 100,000, हाफ थ्रू बैंक हाफ थ्रू क्रेडिट। ओके, परचेजेस डेबिट होंगी। 1 मिलियन की, जिसमें से बैंक से कम हुए। अकाउंट पेबल किसको है? ये अलीम एंड को। नेक्स्ट नेक्स्ट एंट्री है जी, रिटर्न गुड्स टू अलीम एंड को 200,000। ये देखिए, ये हमने नई चीज़ दी है। जब आप परचेज रिटर्न करते हैं तो परचेज क्रेडिट नहीं करते बल्कि एक नया अकाउंट बनाते हैं, उसका नाम है परचेज रिटर्न। तो अलीम एंड को अकाउंट्स पेबल कितनी अमाउंट थी? 200,000। 200,000 से अलीम एंड को डेबिट हो जाएगी, क्योंकि जब बढ़ती है लाइबिलिटी तो क्रेडिट होती है, कम होती है तो डेबिट होती है। और परचेज रिटर्न, ये नया अकाउंट बनेगा 200,000 से। ये हमने बात की थी कि परचेज रिटर्न को परचेज से अलग क्यों करते हैं, इसलिए कि हम रिकॉर्ड में रखना चाहते हैं कि कितनी रिटर्न हुई एक्चुअली। अगर परचेज के साथ मिक्स हो जाएगा तो ये निकालना भी मुश्किल होगा जी। नेक्स्ट हमारी एंट्री है 1 2 3 हो गई। 4 है यूज ट्रांसपोर्ट टू ब्रिंग इन, वो सामान वो ट्रांसपोर्ट जो कि सामान को अंदर लाने के लिए, यानी प्रोडक्शन से पहले पहले यूज़ की जाती है, प्रोडक्शन करने के लिए ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल होती है, उसको हम अपने कैरेज इन या ट्रांसपोर्ट इन के अकाउंट में डालते हैं, क्योंकि वो उसकी अलग ट्रीटमेंट होगी। और वो ट्रांसपोर्ट वो जो कि आपका सामान बेचने के लिए इस्तेमाल होगी, वो कैरेज आउट के लिए के अकाउंट में जाएगी, उसकी अलग ट्रीटमेंट होती है। ठीक है जी। तो ट्रांसपोर्ट की 20,000 की क्या कैसे पे किया? हमने हमने तय किया था कि सारी ट्रांजेक्शन होंगी बैंक से होंगी, कैश नहीं होगा। ओके, तो 20,000 की ट्रांजैक्शन है। परचेज इतना ट्रांसपोर्ट इन एक एक्सपेंस है, तो कैरेज इन या ट्रांसपोर्ट इन के नाम से आप लिखेंगे ट्रांसपोर्ट इन 20,000 एक्सपेंस है, बैंक कम हुआ, बैंक क्रेडिट हो गया 20,000 से। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री आपकी क्या है? पेड सैलरीज टू लेबर, लेबर की सैलरीज अलग रिकॉर्ड होंगी और एडमिन स्टाफ की सैलरीज अलग रिकॉर्ड होंगी, क्योंकि लेबर जो है वो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है चीज़ें वो अलग रिकॉर्ड में जाएंगी, जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं वो अलग रिकॉर्ड में जाएंगी। तो नंबर 5 है, सैलरीज कितनी है? 100,000 की।
ओके, तो सैलरीज एक एक्सपेंस है, सैलरीज लेबर 100,000 ये डेबिट होगा, बैंक से गई हैं तो बैंक क्रेडिट होगा। अब ये तो मैंने बहुत दफ़ा समझा दिया ना आपको कि बैंक क्रेडिट क्यों होगा, सैलरीज डेबिट क्यों होगी, तो हम इसकी डेप्थ में नहीं जा रहे। नेक्स्ट है जी आपका सैलरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ 100,000। ओके, इसका अलग बनेगा। सैलरीज एडमिन 100,000, बैंक 100,000। अभी मैं आपको ना डायरेक्ट इससे टी अकाउंट्स बना के दिखाऊंगा, ठीक है, जिसमें अब जनरल पास नहीं करूंगा, डायरेक्ट सवाल से ही टी अकाउंट्स बना के दिखाऊंगा। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल फैक्ट्री 50,000 टू द बैंक, मतलब थ्रू द बैंक। इलेक्ट्रिसिटी बिल फैक्ट्री का है तो फैक्ट्री प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन की जो एक्सपेंसेस हैं वो अलग जाएंगे और जो एडमिन एक्सपेंस हैं वो अलग जाएंगे, तो हम कहेंगे बिल्स फैक्ट्री कितने थे 50,000 और बैंक 50,000। ओके, नेक्स्ट। ज़रा ये क्वेश्चन आप बताते जाएं जल्दी। 5,000 की टेलीफोन बिल है और सेल्स है, सेल्स भी हुई और पेमेंट भी हो गई बैंक में 5 लाख की, दोनों एंट्रीज कर देते हैं जल्दी से। इलेक्ट्रिसिटी बिल है, बिल एक्सपेंस है, किसका, अपना टेलीफोन बिल है, एडमिन का है, तो बिल्स एडमिन कितने हुए 5,000, बैंक क्रेडिट 5,000, फिर सेल्स हुई थी, सेल्स जब होती हैं तो क्रेडिट होती हैं, बैंक डेबिट होता है। बैंक डेबिट कितने अमाउंट से 500,000 और सेल्स क्रेडिट 500,000। ठीक है, ठीक है, तो गुड्स सेल किए हैं क्रेडिट पे कितने के 2 मिलियन के, और करीम ने गुड्स रिटर्न भी किए हैं 100,000 के। ठीक है, ये दोनों एंट्री करके देखते हैं। तो सेल्स क्रेडिट होती है, अकाउंट रिसीवेबल करीम डेबिट होगा, कितनी अमाउंट से 1 मिलियन से 2 मिलियन से, और सेल्स रिटर्न हुई है, अगेन सेल्स रिटर्न अलग से रिकॉर्ड होंगी, सेल्स में रिटर्न नहीं होंगी जी। सेल्स की एंट्री कर दी ना, अकाउंट रिसीवेबल करीम, अभी तो पूछा आपसे। सेल्स की एंट्री कर दी ना, सेल्स क्रेडिट और करीम डेबिट। जी जी, सेल्स रिटर्न 100,000, जब तक दोनों नहीं होंगी एंट्री कंप्लीट मानी नहीं जाएगी ना। ऐसे कैसे कर सकता हूँ मैं कि खाली एक की साइड पे कर दी। सेल्स रिटर्न सेल्स के अपोजिट है तो डेबिट होगी। सेल्स रिटर्न कितनी अमाउंट से हुई है, तो दायरे जो अकाउंट रिसीवेबल थे वो कम हो जाएंगे। करीम से पहले हमने 2 मिलियन लेने थे, लेकिन 1 लाख की तो उसने वापस कर दिए, तो वो 1 लाख से कम होना चाहिए उसका अकाउंट। ओके, नेक्स्ट। करीम पेड इन बैंक कितनी थी अमाउंट, है, और उसके बाद है कैरेज है 20,000 की बैंक में, कैरेज आउट क्योंकि सेंड गुड्स टू करीम, ये आपकी प्रोडक्शन एक्सपेंस में नहीं आएगी। और फिर पेड टू अलीम को ये अकाउंट पेएबल वापस किए हमने, और क्लोजिंग स्टॉक बताया है। ओके, चलें, सवाल ख़त्म होने वाला है जी। लास्ट एंट्री हमने की है जी सेल्स रिटर्न की, उसके बाद क्या था, सेल्स रिटर्न के बाद क्या था, करीम ने बैंक में पे किया, तो बैंक डेबिट होगा कितनी अमाउंट से 1 मिलियन, और करीम एंड को अकाउंट रिसीवेबल, करीम होगा क्रेडिट 1 मिलियन से।
और फिर जो कैरेज आउट है एक्सपेंस है हमारा, या ट्रांसपोर्ट आउट है, ट्रांसपोर्ट एक ही नाम यूज़ करें, जो इन में यूज़ किया था वो आउट में यूज़ करें। कितनी अमाउंट से? और बैंक डेबिट हो, बैंक क्रेडिट होगा। ठीक है, फिर लास्ट एलिमेंट को अकाउंट पेबल थे, जब बढ़ते हैं तो क्रेडिट होते हैं, कम होते हैं डेबिट होते हैं। अकाउंट पेबल अलीम एंड को कितने? 500,000। बैंक से दिया तो बैंक क्रेडिट। ठीक है जी, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम इसके टी अकाउंट्स बनाते हैं। अब मैं टी अकाउंट्स बगैर जर्नल देखे बनाऊंगा डायरेक्ट क्वेश्चन देख के बनाऊंगा। ज़रा मुझे क्वेश्चन मेरे हाथ में पकड़ा दें और आप लोग मैच करते जाएं कि आप लोगों के बने कि नहीं बने। आप लोगों के सेम बने हैं ना? असलम ने इन्वेस्ट किए तो मैंने एक असलम का टी अकाउंट बनाया, असलम साहब। असलम ओनर इक्विटी 2,09,100,000 किए थे तो 2,09,100,000 बैंक में किए थे इन्होंने, और 5 मिलियन जो है वो उन्होंने इक्विपमेंट में किए थे। जब मैंने यहाँ बैंक और इक्विपमेंट लिखा तो लाजमी मैं टी अकाउंट बनाऊंगा बैंक का। बैंक डेबिट करूंगा कितने से? 2,09,100,000 से, और यहाँ लिखूंगा असलम, और लाजमी मैं अकाउंट बनाऊंगा इक्विपमेंट का। इक्विपमेंट वो बनेगा 5 मिलियन से, असलम। ठीक है, फिर अगली एंट्री मैंने देखी परचेजेस की 1 मिलियन की, तो फॉरेन परचेज का अकाउंट बनाऊंगा। परचेज का अकाउंट बनाया 1 मिलियन से, परचेज डेबिट होती है 1 मिलियन, लेकिन ये हाफ थ्रू क्रेडिट और हाफ थ्रू बैंक है तो मैं इसको इधर से रिकॉर्ड भी कर लूँगा अपने पास। अच्छा, मज़े से 500,000 और 500,000 500,000 में बैंक लिखूँगा और 500,000 में अलीमन को लिखूँगा अकाउंट पेबल। ओके, तो बैंक में देखें, अब इसी तरह से मैं डायरेक्टली यहीं से, जब मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है तो मैं उसको रिकॉर्ड करूँगा। बैंक में 500,000 आएंगे परचेज के, और अब एक नया अकाउंट बनेगा अलीम एंड को का, अलीम एंड को अकाउंट पेबल 500,000 से। ये आप लोगों में से किसी ने नहीं मुझे बताया कि मैंने बैंक को डेबिट कर दिया है, परचेज किया था, क्रेडिट होना चाहिए था। सो रहे हैं क्या? परचेज अलीम एंड को से लिए 500,000 परचेज। देखिए मैं रफ बना रहा हूँ, ये फेयर फॉर्मेट नहीं है इसका। जब फॉर्मेटिंग पे हम तब आएंगे, जब हम चैप्टर वाइज चलेंगे, तो अभी रफ जल्दी जल्दी से काम करें ताकि आपको मैं इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट तक फटाफट ले जाऊँ। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री क्या थी? रिटर्न गुड्स टू अलीमेंट को, तो परचेज रिटर्न का एक अकाउंट बना लेता हूँ। परचेज रिटर्न अलीमेंट को 200,000 से किया है तो अलीमेंट को कम हो जाएगा 200,000 से। परचेज रिटर्न, अब परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा अलीमेंट को अकाउंट पेबल। देखिए अभी तक ऐसे ही किया आप लोगों ने भी, अलीमेंट को डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट। 2 लाख एक साइड पे कितने, एक साइड पे कितने?
नेक्स्ट है जी ट्रांसपोर्ट 20,000। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट इन डेबिट होगी, तो डेबिट हो गई 20,000 से। किसकी वजह से डेबिट हुई? बैंक की वजह से, तो बैंक को क्रेडिट करते हैं फटाफट 20,000 ट्रांसपोर्ट इन की वजह से। फिर है सैलरीज, लेबर डेबिट होंगी 100,000 बैंक की वजह से, और बैंक होगा क्रेडिट लेबर की वजह से। सैलरीज लेबर। फिर उसके बाद सैलरीज एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ अलग बनेगी। सैलरीज एडमिन 100,000 से डेबिट होंगी बैंक की वजह से। बैंक क्रेडिट होगा 100,000 से सैलरीज एडमिन की वजह से। देखिए मुझे जर्नल नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ रही, मैं दवा डायरेक्ट सवाल देखकर और टी अकाउंट्स बना रहा हूँ। तो नेक्स्ट काम आपको मैं यही दूंगा। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल फैक्ट्री टू द बैंक, तो मैंने इसका अकाउंट बनाया था बिल्स फैक्ट्री, डेबिट हुए थे 50,000 से बैंक में, बैंक के अगेंस्ट, तो बैंक क्रेडिट होगा 50,000 से बिल्स फैक्ट्री। फिर बिल टेलीफोन से बैंक क्रेडिट हुआ था 5,000 एडमिन का था, बिल्स एडमिन, और उसका एक हमने अलग अकाउंट बनाया था बिल्स एडमिन 5,000 बैंक की वजह से। फिर सेल्स हुई थी बैंक के अगेंस्ट, सेल्स हुई है कितने की? 500,000 की। बैंक में आए पैसे, बैंक को डेबिट करेंगे सेल्स की वजह से। फिर करीम एंड को क्रेडिट पे किया है, तो सेल्स होगी 2 मिलियन की। करीम एंड को अकाउंट रिसीवेबल, तो अकाउंट बनेगा अकाउंट रिसीवेबल करीम एंड को, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होता है 2 मिलियन से सेल्स की वजह से। सेल्स रिटर्न हुई करीम एंड को, तो सेल्स रिटर्न हमारा डेबिट होता है, डेबिट होता है 100,000 से करीम एंड को में अकाउंट रिसीवेबल, तो करीम एंड को में डेबिट होगा 100,000 से सेल्स रिटर्न। करीम ने पैसे पे किए 1 मिलियन, करीम का कम हो जाएगा, बैंक में आएंगे 1 मिलियन, बैंक में डेबिट हो जाएगा 1 मिलियन। क्यों? करीम एंड को अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है। फिर पेड कैरेज टू सेंड कैरेज आउट, ये भी कहीं छोटा सा बना देते हैं, एक ही एंट्री है तो छोटा सा बना देते हैं। कैरेज आउट एक्सपेंस है तो 20,000 बैंक के थ्रू, बैंक में क्रेडिट करेंगे 20,000 कैरेज आउट। अलीम एंड को 500,000 पे किए, अलीम एंड को कहाँ गया? अलीम एंड को कहाँ गया? ये रहा
अलीमैन को पैसे पे किए जब आपने, तो बैंक क्रेडिट होगा, अलीमैन को डेबिट होगा। और बैंक क्रेडिट होगा अलीम एंड को। ठीक है, उसके अलावा आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है जो कि यहाँ मेंशन नहीं होगा फिलहाल। अब ज़रा मैं टोटल करके आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। पहले सॉफ्ट बैलेंसेस टोटल करके शेयर करता हूँ। सॉफ्ट बैलेंसेस क्या होते हैं कि दोनों साइड को टोटल करके देखते हैं कौन सी साइड कितने से हल्की है, भारी है। देखें जी, अलीम असलम साहब की ओनर इक्विटी की तो एक ही साइड पे सारी एंट्रीज थी। जब सारी एंट्रीज एक ही साइड पे होती हैं तो बहुत इजी होता है कि आप डायरेक्ट टोटल करके इधर से इधर क्रेडिट फॉरवर्ड और ब्रॉड फॉरवर्ड लिख दें। अब देखिए, मैंने दोनों साइड्स का बैंक का टोटल किया तो ये 4,400,000 आया, और यहाँ पे आया 1,129,000, क्या 1,295,000। ठीक है, तो दोनों में से कौन सी हल्की और कौन सी भारी नज़र आ रही है? ये वाली भारी है, ये वाली हल्की है। जो वाली हल्की होती है उसमें ऐड करते हैं हम सब्ट्रैक्ट करके। तो हम 4,400,000 को में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 129,500,000, तो ये बैलेंस बचेगा हमारा। अब ये मिटा देंगे हम, ये सॉफ्ट बैलेंसेस लिखे थे हमने। बैलेंस बचेगा हमारा 310,500,000। सॉरी, ये कमा यहाँ आएगा 3 मिलियन। ये ब्रॉड कैरिड फॉरवर्ड होगा, लाइन रहेगी। ब्रॉड फॉरवर्ड क्या होगा बैंक का? 310,500,000। ठीक है जी। इक्विपमेंट भी देखें कि एक तरफ ही है खाली, तो क्रेडिट फॉरवर्ड जो है वो 5 मिलियन होगा, ब्रॉड फॉरवर्ड जो है वो 5 मिलियन होगा। परचेज में भी एक ही तरफ सारी अमाउंट है ना? तो परचेज में क्रेडिट फॉरवर्ड 1 मिलियन होगा, ब्रॉड फॉरवर्ड 1 मिलियन होगा। यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, ये 500,000 है, ये 500,000 है, ये 200,000 है। यहाँ क्वेश्चन देने में मुझसे गलती हो गई। ये बैंक ने इसको 5 लाख नहीं दिए थे, बैंक के थ्रू हमने इसको 2 लाख दिए थे। ठीक है, और पीछे से बैंक भी ठीक कर लीजिए। 5 लाख अलीमैन को दिए थे, वो 2 लाख हो जाएंगे, और 3 लाख से कम हो जाएगा मज़ीद। 3 लाख से कम हो जाएगा तो इसका मतलब है 310,500,000 माइनस 300,000। तो ये इसमें ऐड होगा 310,500,000 एट 300,000। तो बैंक का बैलेंस 340 आएगा। 340 बैंक का बैलेंस 340 हो जाएगा। 340,500,000 यानी 3,405,000 5,000। और जो आपका अलीमेंट को है उसका क्रेडिट फॉरवर्ड जो है वो 100,000 हो जाएगा, और ब्रॉड फॉरवर्ड जो है वो 100,000 हो जाएगा। ठीक है, ट्रायल बैलेंस तो पहले भी ठीक आना चाहिए था, ट्रायल बैलेंस तो इक्वल आना चाहिए था, क्योंकि एंट्रीज दोनों साइड पे जब सेम करते हैं तो ट्रायल बैलेंस हमेशा सेम आना चाहिए है। ट्रायल बैलेंस कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स से ज़्यादा आपकी डबल एंट्री सही हुई है कि नहीं हुई है ये देखता है। ट्रांसपोर्ट इन आसान है, क्रेडिट फॉरवर्ड 20,000, ब्रॉड फॉरवर्ड 20,000। सैलरीज आसान है, 100,000, क्रेडिट फॉरवर्ड 100,000, ब्रॉड फॉरवर्ड 100,000। परचेज रिटर्न आसान है, 200,000, क्रेडिट फॉरवर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड 200,000। ठीक है, फिर आपका जो है वो क्या रह गया?
सैलरीज अकाउंट भी आसान है, क्रेडिट फॉरवर्ड 100,000, ब्रॉड फॉरवर्ड 100,000। ठीक है, उसके बाद आपका जो है वो फैक्ट्री केबल्स 50,000, ब्रॉड फॉरवर्ड 50,000, बिल्स 5,000 क्रेडिट फॉरवर्ड, ब्रॉड फॉरवर्ड 5,000। ठीक है, ये भी सेम आसान बनेगा। क्रेडिट फॉरवर्ड 2,500,000, ब्रॉड फॉरवर्ड 2,500,000। सेल्स रिटर्न क्रेडिट फॉरवर्ड 100,000, ब्रॉड फॉरवर्ड 100,000। अकाउंट रिसीवेबल करीम जो हैं वो दोनों तरफ देखें, 2 मिलियन की बिकी, 1 मिलियन वापस आए और 100,000 को इन्होंने किया, तभी कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 मिलियन नज़र ही आ रहा है बड़ा है, -1 मिलियन -100,000, तो ये बनेगा 9 क्रेडिट फॉरवर्ड 900,000, ब्रॉड फॉरवर्ड 900,000। कोई रह गया अकाउंट क्लोज होने से? ये रह गया। कैरेज आउट क्रेडिट फॉरवर्ड 20,000, ब्रॉड फॉरवर्ड 20,000, सब क्लोज हो गए। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंसेस मैच कर लीजिए, ये मैच आपके ट्रायल बैलेंस से मैच हो जाएंगे खुद ब खुद। तो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं इसका फटाफट। इसी में से शाबाश आप लोग ज़रा उठा उठा के मुझे बताते जाएं, ताकि मैं फिर इसको क्लोज करता जाऊं। बैंक ज़रा पहले मेरे साथ कोऑर्डिनेट कर लें, फिर आपस में कीजिएगा। बैंक कितना अमाउंट आ रहा है ट्रायल बैलेंस में? अब बैंक आ रहा है 340,500, डेबिट में 340,500। ओहो, मिलियन में बताया करें ना। 340,500, 3,405,000। फिर इक्विपमेंट आ रहा है, इक्विपमेंट कितनी आ रही है? 5 मिलियन। और असलम ओनर इक्विटी कितनी आ रही है? 7,900,000। फिर परचेजेज आ रही है 1 मिलियन। फिर ये हो गया, ओहो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। एलिमेंट को 100,000। अकाउंट पेबल अलीम एंड को कितना आ गया? 100,000। ट्रांसपोर्ट इन कितना है? 20,000। फिर सैलरीज लेबर कितनी है? 100,000। अरे भाई, अकाउंट्स में ज़ीरो साफ बनने चाहिए। फिर सैलरीज एडमिन 100,000। फिर ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। बिल्स फैक्ट्री 50,000। फिर बिल्स एडमिन 5,000। फिर सेल्स 2,500,000। फिर अकाउंट रिसीवेबल करीम कितना? 900,000। फिर ट्रांसपोर्ट आउट 20,000।
सेल्स रिटर्न 100,000, परचेज रिटर्न कितना 200,000। हो गया, टब हो गए, सारे अकाउंट्स हो गए। इसका बैलेंस करके मैं आपको जल्दी से बताता हूँ। ठीक है, ट्रायल बैलेंस हमारा मैच हो गया है और ये अकाउंट्स आ रहे हैं। अब फटाफट इनमें से हम ये फैसला करते हैं कौन सा इनकम स्टेटमेंट का है, कौन सा बैलेंस शीट का है। बैंक जो है वो बैलेंस शीट में जाएगा। अच्छा सर, मैं मेरे पास तो आसानी है ना, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। मैं बैलेंस शीट के लिए लेता हूँ ब्लू कलर। बैलेंस शीट, इक्विपमेंट बैलेंस शीट, ओनर इक्विटी बैलेंस शीट और अकाउंट पेएबल बैलेंस शीट। खर्चे और कमाई सारी की सारी इनकम स्टेटमेंट में जाएगी। तो परचेजेस इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, सैलरीज इनकम स्टेटमेंट, बिल इनकम स्टेटमेंट, बिल इनकम स्टेटमेंट, सेल्स इनकम स्टेटमेंट। ये क्या है जी? अकाउंट पेएबल बैलेंस शीट, ट्रांसपोर्ट आउट इनकम स्टेटमेंट, सेल रिटर्न इनकम स्टेटमेंट, परचेज रिटर्न इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, बैलेंस शीट को मैंने गोल गोल कर दिया। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट और बैलेंस शीट और बैलेंस शीट। ठीक है, ओके। अब पहले हम अपनी इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं फटाफट। इनकम स्टेटमेंट ऐसे बनाएंगे, थोड़ा सा उसी में एक्चुअली चेंज था, सारी लंबी कहानी इसलिए की थी कि देखिए ज़रा फॉर्मेटिंग देखिएगा इसकी ख़ास तौर पे। हम क्या करते हैं, अब चूंकि सेल्स के साथ सेल्स रिटर्न भी आ गई, परचेज के साथ परचेज रिटर्न भी आ गई, तो एक्चुअली इनकम स्टेटमेंट का अकाउंट कुछ ऐसे बनता है कि हम यहाँ पे निकलते हैं कि कितने के सामान बना, वो जो बना वो कितने का बना, जो बेचा, वो जो सामान बेचा वो कितने का बना, वो यहाँ आता है। हम ये जानना चाहते हैं कि जो भी कुछ हमने बेचा, वो जो हमने बेचा, जो सेल्स थी वो एक्चुअली कितनी थी हमारी। तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न करके एक्चुअल सेल्स निकालते हैं। फिर देखते हैं कि ये जो सेल्स हमने की, वो सामान जो बेचा वो कितने का बना था, इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये निकालना चाहते हैं हम। तो इन दोनों को माइनस करके जो अमाउंट आती है उसको हम क्या कहते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। फिर हम इसमें से माइनस करते हैं सारे के सारे एडमिन एक्सपेंस। एडमिन एक्सपेंस माइनस करके जो अमाउंट बनती है आखिर में आती है, वो बनती है नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट कहाँ जाता है? उठ के यहाँ से बैलेंस शीट में चले जाता है। तो यही फॉर्मेटिंग हम यहाँ पे रखेंगे, बस आप ज़रा ध्यान से देखिएगा कि क्या कर रहे हैं। सबसे पहले दूसरा है कि कुछ मैं लेफ़्ट राइट पे अलाइन करूँगा, उससे भी देखिएगा कि क्या फ़र्क पड़ता है। सबसे पहले मैं निकालना चाहता हूँ मेरी टोटल सेल्स कितनी हुई। टोटल सेल्स निकालने के लिए मैं लिखूँगा सेल्स कितनी हुई, पी अकाउंट में सेल्स कितना आ रहा है हमारा ट्रायल बैलेंस में, और इसको टिक करते जाइएगा। 2,500,000 सेल्स हो गया। 2,500,000। ठीक है, आप लोगों ने इसको ऐसे लिखा है। ये टोटल सेल्स नहीं है, सेल्स में से माइनस सेल्स रिटर्न। जब अमाउंट माइनस में होती है तो हम उसमें उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, कितनी आ रही है? 100,000। उसके बाद नीचे हम लिखेंगे नेट सेल्स या टोटल सेल्स। नेट सेल्स लिख दें। ये अमाउंट इधर आएगी, फाइनल अमाउंट्स राइट पे आती हैं। तो कितनी बनी भाई? 2,500,000 से 100,000 माइनस किया तो 2,400,000। ये इधर आ गई नेट सेल्स। अब हम निकालने जा रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है,
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर सबसे पहले क्या आएगा, अगेन वर्किंग थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ होगी और फाइनल अमाउंट राइट की तरफ जाएगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या क्या निकला हमारा, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक कोई था, ओपनिंग स्टॉक कोई था, कुछ नहीं था। कुछ परचेजेज हुई थी, ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं था। कुछ परचेजेज हुई थी, परचेजेज कितनी थी भाई हमारी, परचेजेज थी 1 मिलियन की, 1 मिलियन की। परचेज रिटर्न कितनी की थी हमारी, 200,000 की। तो ये हम यहाँ पे शो करेंगे, परचेजेज 1 मिलियन की। देखें ज़रा जगह देखिएगा मैं कहाँ क्या लिख रहा हूँ। परचेज रिटर्न 200,000 की। नेट परचेज कितनी हुई, कितनी बनी, ये इसमें से माइनस होगा इसलिए ब्रैकेट में रहेगा, आप नहीं देख रहे। ये फॉर्मेटिंग सेम है आपकी, वेरी गुड। तो 1 मिलियन में से 200,000 निकाले तो बच्चे 800,000, इसकी जगह ये बनेगी, ठीक है, ये यहाँ पे आएगा क्योंकि ये जो ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज, क्लोथिंग स्टॉक, ये एक लाइन में अलाइन होने चाहिए। और इसमें से माइनस करेंगे क्लोथिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक में ऐड करेंगे नेट परचेजेस और सब्ट्रैक्ट करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। कितना बना क्लोजिंग स्टॉक हमारा, कहाँ लिखा है हमने, कहाँ है जी से क्लोथिंग स्टॉक, क्वेश्चन में है ना, क्वेश्चन में बताओ ना देख के भाई। 5 मिलियन है, 5 लाख है, 500,000 होगा मेरे पास। 5 मिलियन है, इतना बड़ा क्लोथिंग स्टॉक है। ये भी कुछ गलती हो गई थोड़ी सी, इसको भी करेक्ट कर लें सवाल में। ज़ाहिर है जब परचेजेज ही आपकी टोटल जो है वो 8 लाख की आ रही हैं तो 5 इतना, और ओपनिंग स्टॉक कोई था नहीं, ये तो पीछे से चल रहा होता। तो क्लोथिंग स्टॉक आप 5 लाख का कर सकते हैं, 5 मिलियन का नहीं कर सकते। यही तो कह रहा था, आप देखें, आप देख ही नहीं रहे थे। ठीक है, ये क्लोजिंग स्टॉक हमने नेट परचेज में से माइनस किया और इसमें से मज़ीद सब्ट्रैक्ट किया हमने, जी हाँ, इसमें से मज़ीद सब्ट्रैक्ट किया हमने, क्या सब्ट्रैक्ट किया हमने, जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस थे। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कौन कौन से थे, ट्रांसपोर्ट इन कितनी थी, तो कितना हुआ, ट्रांसपोर्ट इन कितना था, 20,000। और कोई एक्सपेंस था, फैक्ट्री एडमिन सैलरी, फैक्ट्री सैलरी, सैलरीज लेबर कितनी थी, 1 लाख थी फैक्ट्री लेबर सैलरी, ओके। और क्या थी, फैक्ट्री बिल, फैक्ट्री बिल कितना था, 50,000। बेटा आप सवाल साथ साथ फॉलो करें ना, हमारे तो आपको पता चल जाएगा परचेज रिटर्न हमने कहाँ लिखा था। ट्रांसपोर्ट इन 20,000, 100,000, 50,000, तो 170,000 आ रहे, ऐसे हो रहा है, 1,70,000 आ रहा है, 1,70,000। ये हम लिखेंगे टोटल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। तो ज़रा ये देखिए फॉर्मेट क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए हमें ये चीज़ें ऐड करनी है एक्चुअली। ओपनिंग स्टॉक ऐड होगा, नेट परचेजेस ऐड होंगी, क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा,
टोटल एक्सपेंस ऐड होगा। ठीक है, अब इनमें से किसी भी चीज़ को के मज़ीद कंपोनेंट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल परचेज के मज़ीद कंपोनेंट्स थे दो, परचेज और परचेज रिटर्न, तो इसके जो कंपोनेंट्स थे उसे हटा के पहले कैलकुलेट किए। 100,000 परचेज, 1 मिलियन परचेज थी, 200,000 रिटर्न था, तो ये हमने पहले अलग से कैलकुलेट किए और फिर उसका बैलेंस यहाँ लेके आए। इसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस का देख रहे हैं जवाब भाई, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस का टोटल जो आना है, पहले उसमें कुछ कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है, 3-4 चीज़ें मिलके बनेंगी, तो हमने थोड़ा हटा के कैलकुलेट किया और उसके बाद जो टोटल था वो इधर ले आए। ठीक है, तो अब ये सारे टोटल, अब ये भी देखिए 3 लेवल पे हो गए। अभी ये सब कुछ यहाँ नहीं जा रहा क्योंकि इस इन सब का मिला के एक आंसर आएगा जो यहाँ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। तो नेट परचेज में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया, 8 लाख में से 5 लाख माइनस किया और 1,70,000 इसमें ऐड किया, तो कितना बना भाई? 4,70,000। ठीक है, नेट परचेज में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया, ये हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स, ये यहाँ नहीं लिखेंगे एक्चुअली, ये यहाँ लिखेंगे क्योंकि इसको सेल्स में से माइनस होना है। बहुत प्रॉफिट होने वाला है इनको क्योंकि 2 मिलियन की सेल्स है और 4 लाख की कॉस्ट है, बहुत बड़ा इन्होंने कमाई की है। जी साथ साथ चलिए ना, मेरे साथ साथ चलिए, सिखा रहा हूँ मैं, बना रहा हूँ जी, सब दोबारा से बनाइए, शाबाश। ये चूंकि माइनस होगा इसलिए इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे हम। अब 2 मिलियन 2,400,000 में से 470,000 माइनस करें ज़रा। क्या हो गया? 2,400,000 माइनस 470,000, दिस इज 1,930,000। ये कहलाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। जी, अब ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस क्या करने हैं हमने? लेस एडमिन एक्सपेंस। अब एडमिन एक्सपेंस में चूंकि ज़्यादा चीज़ें हैं तो पहले वो लेफ्ट पे कैलकुलेट होंगी। क्या क्या है भाई? सैलरीज एडमिन थी, कितनी थी? 100,000। एडमिन ब्लॉक का अब हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट निकल चुका, नेट प्रॉफिट निकालने। बिल्स से एडमिन के कितने? 5,000 और ट्रांसपोर्ट आउट थी 20,000 और कुछ था? ये बात का ख्याल रखा करें, मैं तो इन लोगों के पास से देखे कर रहा हूँ, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे कट करनी चाहिए हैं ताकि आप ये देख लें कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है। आपने जो है परचेज लिख ली, आपने जो है वो ट्रांसपोर्ट इन लिख लिया, आपने सैलरीज लिख ली दोनों तरह की, आपने बिल लिख लिए दोनों तरह के, आपने जो है वो ट्रांसपोर्ट आउट लिख लिया, सेल्स रिटर्न लिख ली, सेल्स रिटर्न लिखी थी ना हमने? जी मैं बताता हूँ आपको, एक मिनट। तो आपने जो है वो टोटल सारे एडमिन एक्सपेंस आ गए, इनको ऐड किया, 100,000 एंड 25,000, तो 125,000, चूँकि इसमें से माइनस होंगे यूँ लिखे जाएंगे 125,000। बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला है भाई इनको। माइनस 125, 1,805,000। 18 लाख रुपए का प्रॉफिट है। ठीक है, ये है नेट प्रॉफिट। 18,05,000। ठीक है, अब नेट प्रॉफिट हमने जब कर लिया, अब इस नेट प्रॉफिट को उठा के बैलेंस शीट में ले जाएंगे। इसके आगे लिख लें आप टोटल एडमिन एक्सपेंस।
और इस पे लिख लें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जी, नेट प्रॉफिट क्या आ रहा है? 1,805,000। ठीक है भाई, तो ये हमारी इनकम स्टेटमेंट नेक्स्ट लेवल की बन गई, एक लेवल डिफ़िकल्ट किया हमने इसको। अब बैलेंस शीट पे चलते हैं। बैलेंस शीट ज़्यादा आसान है क्योंकि 5 ही तो आइटम है उसमें टोटल। देखिए अब आपने क्या किया, बैलेंस शीट में आपने एक साइड बनाई एसेट्स की और एक साइड बनाई लायबिलिटी और ओनर इक्विटी की। एसेट्स पे आपने लिखा बैंक। अच्छा, वैसे जब हम कन्वेंशनली सही से बनाएंगे ना, कोर्स जब कर रहे होंगे, अपना बुक कर रहे होंगे, तो जितनी करंट एसेट है वो ऊपर आती है, जितनी फिक्स एसेट्स हैं वो नीचे आती हैं। यानी कैश पहले आएगा, इक्विपमेंट बाद में आएगी। कैश बैंक पहले आएगा, इक्विपमेंट वगैरह नीचे आएगी। लेकिन अभी हम तो सिर्फ आपको ये समझा रहे हैं कि फ़्लो कैसे बनता है, इसलिए हम डायरेक्टली जल्दी जल्दी कर रहे हैं। खैर, इत्तेफाक है कि बैंक पहले आ गया। बैंक का बैलेंस क्या आया था भाई टी अकाउंट में जी? 340 ऐसे नहीं बताया करें। 3,405,000। फिर और क्या इक्विपमेंट थी? 5 मिलियन की थी। अकाउंट रिसीवेबल करीम 900,000। और लाइबिलिटीज़ में क्या है? नहीं, लाइबिलिटी मिस्टर असलम आखिर में बताइएगा। अकाउंट पेबल अलीम साहब कितने थे? 100,000। और बस दो ही हैं। मिस्टर असलम 7,900,000। ठीक है, अब ज़रा ये देखें, इसमें कुछ चीज़ें कम होंगी। पहले तो ज़रा समझने के लिए इसके सॉफ्ट बैलेंसेस निकालते हैं। 340,500,000 प्लस 5,000,000 प्लस 9,000,000 इज इक्वल्स टू सॉफ्ट बैलेंस का आ रहा है 9,30,500,000। ठीक है, जबकि इधर का सॉफ्ट बैलेंस आ रहा है 100,000 प्लस 7,900,000, ये 8 मिलियन आ रहा है। दोनों में से एक साइड हल्की है, ये साइड लाइट है। क्यों लाइट है? क्योंकि एक तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट आना है, मिस्टर असलम के साथ नेट प्रॉफिट लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि ओनर्स इक्विटी बढ़ जाएगी ना इसकी वजह से इवेंचुअली, तो इसलिए नेट प्रॉफिट मिस्टर असलम के साथ लिखा जाएगा। इसकी ट्रीटमेंट मैं आपको नेक्स्ट ईयर क्या होती है बताऊंगा, अब जब हम प्रॉपरली डिटेल में पूरा कोर्स कर रहे होंगे। कहीं भी किया हुआ आएगा लायबिलिटी साइड पे, लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ कि आपकी ओनर इक्विटी के साथ आएगा नेट प्रॉफिट। कितना नेट प्रॉफिट आया था? 1,805,000। ओके, तो ये आपने किया 1,805,000। अब देखें सॉफ्ट बैलेंसेस में क्या फ़र्क पड़ा। ये फ़र्क पड़ा आपका 9,805,000 हो गया। अभी भी दोनों साइड्स बराबर नहीं है, और कीजिए। ये 9,305 है, 9,805 है। ये फ़र्क क्यों है? वो फ़र्क इसलिए है कि अभी हमारी एक एसेट है जिसका कि हिसाब किताब नहीं लिखा हुआ यहाँ पे। वो एसेट है क्लोजिंग स्टॉक, वो हमारी एसेट है, उसका हिसाब यहाँ आना चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक हमने क्या कर दिया था, चेंज किया था ना कुछ, 500,000। तो अब देखिए कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो देखिए कि हमारा ये बैलेंस शीट, अभी मैंने बहुत सारे फॉर्मेटिंग आपको नहीं बताई कि बैलेंस शीट के नाम कैसे लिखते हैं, इनकम स्टेटमेंट का नाम कैसे लिखते हैं, उस पर डेट कैसे लिखते हैं। अभी चूँकि फ़्लो बताना मकसद था तो ये हम यहाँ तक पहुँच गए। ज़रा एक दफ़ा फटाफट मैं आपको रिकैप कर दूँ कि हमने किया क्या है। देखिए, हमने अकाउंट्स पास पोस्ट करके ट्रायल बैलेंस बना लिया था, ये तो बहुत दफ़ा बना लिया है। ट्रायल बैलेंस में से हमने चीज़ें उठा के सोचा कि कहाँ कहाँ जाएंगी,
तो जो भी कॉम्प्लिकेशन है ना, असल में लोगों के लिए कॉम्प्लिकेशन इनकम स्टेटमेंट में है। तो इनकम स्टेटमेंट आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर हो रही है, बड़ी हो रही है। तो खाली पहले सेल्स लिखी थी, अब हमने कहा नहीं, सेल्स नेट सेल्स होनी चाहिए, सेल्स में से सेल रिटर्न माइनस करो। ये हमने आज सीखा। हमने देखा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने के लिए एक लंबा प्रोसेस होता है, आखिर में टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलती हैं। उस प्रोसेस में ओपनिंग स्टॉक ऐड करते हैं, परचेजेस ऐड करते हैं, परचेज रिटर्न माइनस करते हैं। हर चीज़ जिसमें कुछ कैलकुलेशन होती है वो थोड़ा सा लेफ़्ट पे हटा के करते हैं अपनी एक्चुअल जगह से। तो परचेज और परचेज रिटर्न को सॉल्व किया तो नेट परचेज आ गई, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करते हैं, फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ऐड करते हैं उसमें, वो सारे यहाँ कैलकुलेट किए और यहाँ पे ऐड कर दिए। जो भी टोटल आया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टोटल यहाँ पे लिख के माइनस कर दिए हमने, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट में से एडमिन एक्सपेंस अलग से कैलकुलेट करके ये माइनस कर दिए तो नेट प्रॉफिट आ गया। नेट प्रॉफिट को उठा के हम ले गए अपनी बैलेंस शीट में, वो ये रहा। ठीक है, वो ओनर की इक्विटी बढ़ाएगा, उसकी वजह से ओनर की इक्विटी बढ़ जाएगी। और क्लोजिंग तो बहुत सारों की बढ़ेगी। तो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हमने देखा कि वो हमारी एसेट है तो वो यहाँ आएगा, वरना बैलेंस नहीं होगा। ये भी हमने चेक कर लिया अच्छी तरह से। तो ये हमारी नेक्स्ट लेवल की, और काफ़ी हद तक मैं ये कह सकता हूँ कि अब हमने ना ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक सारी कॉम्प्लिकेशन इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट की देख ली हैं। डेप्रिसिएशन वगैरह रह गई है, कुछ इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें रह गई हैं जो मैं आपको अब कोर्स के साथ ही कराऊंगा। अब मैं पहले से अब ये चीज़ें नहीं कराऊंगा, तो अब हम कोर्स स्टार्ट कर देंगे इसके बाद से। अपना जो बुक है उसके चैप्टर बाय चैप्टर हम चलते जाएंगे। कुछ चीज़ें आपको बहुत बोरिंग लगेंगी क्योंकि वो आपने सब कुछ कर लिया है, तो गालिबा शुरू के 10-12 चैप्टर्स तो आप ऐसे गुजार देंगे कि उसमें से कोई भी चीज़ आपके लिए नई नहीं होगी, सिवाय फॉर्मेटिंग के। जैसे मैं शुरू से कह रहा हूँ कि मैं फॉर्मेटिंग पे अभी ध्यान नहीं दे रहा, बल्कि ज़्यादा ध्यान फ्लो समझाने पे दे रहा हूँ। अब फॉर्मेटिंग आपके सामने आती जाएगी कि एक्चुअली आपको लिखना कैसे है, डेट कहाँ आएगी, पर्टिकुलर्स कहाँ लिखे जाएंगे, डेबिट कैसे लिखेंगे, तो ये सब चीज़ें ज़रा क्लियर अब आपको हो जाएंगी। यहाँ तो मैंने कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ इधर, तो ठीक है। तो इसके साथ ही आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।